Hello students, so in this lecture we are going to talk about the ureothrics, ठीक है, and the life cycle of bryophyta. So previous lecture में we have gone through the Spirogyra. I hope आपने वो videos देख लिए Spirogyra वाले, ठीक है, उसमें आपने vegetative reproduction, asexual reproduction and sexual reproduction देख लिया है, आपने diagram भी देख लिया है. तो अभी ureothrics की बात करते हैं और ureothrics को पढ़ते आगे. So we'll start with the salient features of ureothrics. ठीक है, it's also a algae, ये भी एक algae ही है. ठीक है, तो it is a freshwater algae, ठीक है, and it comes under the category of green algae, ठीक है, और जिसके filaments होते हैं, the filaments are unbranched. The filaments are unbranched, ठीक है, and it blooms in the winter. Winter की सीजन में काफी ज्यादा ग्रो करते हैं, तो इसीलिए it is also known as winter algae. It is known as winter algae, ठीक है. So these are some of the salient features or the important features that freshwater है, green algae की कैटेगरी में आता है, unbranched filaments है और winter में bloom करता है, इसलिए it is known as the winter algae, ठीक है. Now अगर स्ट्रक्चर देखें, इस तरीके से स्ट्रक्चर है. बाहर की तरफ सेल वॉल है और अंदर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है. सो ये डोम शेप्ड सेल है ऊपर की तरफ और बाकी के सब नॉर्मल साइज सेल्स है. आउटर पोर्शन इज दिस सेल वॉल. सेल वॉल में अपन दो रीजन्स की बात करते हैं, आउटर एंड इनर, आउटर रीजन एंड इनर रीजन. तो जो आउटर रीजन है, the outer region is made up of pectin and the inner region is made up of cellulose, ठीक है. सेल वॉल का जो आउटर रीजन है वो बना हुआ है पेक्टिन से और सेल वॉल का जो इनर रीजन है वो बना हुआ है सेलुलोज से. ये ऊपर वाला कौन सा सेल है? इट इज अ डूम शेप्ड सेल्स. इट इज अ डूम इट इज अ डूम शेप्ड सेल, ठीक है. और क्या देखने को मिलेगा? सेम चीज नीचे की तरफ आपको होल्ड फास्ट देखने को मिलेगा, जो सेल्स होल्ड करके रखते हैं. यहाँ पे जो सेल्स है जो होल्ड करके रखेंगे यूलोथ्रिक्स को टू द सरफेस, दो सेल्स आर नोन एज हेप्ट्रॉन और द राइजोइडियल सेल्स. प्रीवियस लेक्चर में भी ये बात करी थी मैंने, हेप्ट्रॉन या फिर राइजोइडल सेल, ठीक है. It helps in attachment, helps in attachment with surface, ठीक है. फिर क्या आ गया? सेल मेम्ब्रेन आ जाएगी, ठीक है.
अब यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है इन दी उलोथ्रिक्स की जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, द क्लोरोप्लास्ट इज हॉर्स शू शेप्ड। घोड़े का जो नाल होती है, घोड़े की नाल, उसके शेप का हॉर्स क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर अपन डायग्राम बनाएं तो इट लुक्स समवॉट लाइक दिस। लाइक अ horseshoe। ठीक है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट, रेड में जो मैंने दिखा रखा है। एंड यहाँ पे भी जैसे अपन ने देखा था आगे वाले डायग्राम में कि पायरोनॉइड्स प्रेजेंट है, स्टार्च स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा पायरोनॉइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो वी हैव फ्रेश वाटर उलोथ्रिक्स है, ग्रीन algae है, अनब्रांच्ड है एंड इट इज ग्रोज इन द विंटर सीजन। तो विंटर algae नाम दिया अपन ने। जो टॉप वाला सेल होता है दैट इज डूम शेप्ड। ठीक है, और जो नीचे के सेल्स हैं दोज आर नॉर्मल सेल्स। ठीक है, सेल वॉल जो प्रेजेंट होगी उसमें आउटर जो रीजन होगा दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, और जो इनर रीजन है दैट इज मेड अप ऑफ सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन आ गई अंदर की तरफ। और फिर यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है, द क्लोरोप्लास्ट इज हॉर्स शू शेप्ड। उसका जो शेप है घोड़े की नाल की जैसा है। ठीक है, और यहाँ पे भी देयर इज प्रेजेंस ऑफ पायरोनॉइड्स। तो यहां से लेके यहां तक अगर मैं देखूं जितने भी सेल्स हैं, ऑल दी सेल्स हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एक्सेप्ट दिस सेल। ठीक है, तो लिखेंगे सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, ये जितने भी सेल्स मैंने इसको छोड़ के और यहां पे छोड़ के जितने भी सेल्स वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन यूरोथ्रिक्स। तो अगर रिप्रोडक्शन देखें तो वेजिटेटिव भी है, एसेक्सुअल भी है एंड सेक्सुअल भी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं सो देयर इज वेजिटेटिव। ठीक है, सी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। ठीक है, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ब्रायोफाइलम। तो ब्रायोफाइलम में जो लीव्स होते हैं, लीव इज अ वेजिटेटिव पार्ट। तो उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन होता था, वहां पे बर्ड्स ग्रो करते थे और नए प्लांट का फॉर्मेशन होता था। इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो पटेटो है, पटेटो में ट्यूबर्स ग्रो करते हैं, अगर आप उनको निकालो ग्रो करो तो नया पटेटो ग्रो करेगा। सो पटेटो इज ऑल्सो वेजिटेटिव पार्ट। तो ये जो रिप्रोडक्शन आपने पटेटो में देखा दैट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो जैसा आपने आगे देखा था थ्रू फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए कि ज़ूस्पोर कौन से स्पोर्स होते हैं, द स्पोर्स विच आर मोटाइल विच हैव द एबिलिटी टू मूव। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और अगर ज़ूस्पोर में वी हैव टू वेराइटीज, द बिगर वंस आर नोन एज मैक्रोज़ूस्पोर
bigger ones are known as macrozoospore, and then there is माइक्रोजूस्पोर. ठीक है, मैक्रोजूस्पोर एंड माइक्रोजूस्पोर. जो मैक्रोजूस्पोर होता है दैट इज क्वाड्रीफ्लैजिलेटेड, मतलब उसके पास 4 फ्लैजिला होते हैं. ठीक है, you can see 4 flagellas here. So this is quadriflagellated. यहाँ लिख देते हैं अपन. That is quadriflagellated. और जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उसमें भी 2 टाइप्स हैं. साइज में छोटे हो गए, बाइफ्लैजिलेटेड है, एंड quadriflagellated. ठीक है, दिस आर द फ्लैजिला. व्हाट आर दिस? दिस आर फ्लैजिला. ठीक है, तो यहां पे 4 फ्लैजिला, इससे मैंने लिखा इट्स quadriflagellated. दिस इज बाइफ्लैजिलेटेड. ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो quadriflagellated. ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम जूस्पोर दूसरे भी स्पोर्स बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. सो दोज आर हेप्नोस्पोर. यहां मैं लिखूंगा, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर है. हाइपेनोस्पोर. देन देयर इज एप्लानोस्पोर. and then there is akinete. ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव को बिलोंग करता है. ठीक है, एसेक्सुअल में जूस्पोर आ जाएगी. जूस्पोर में 2 टाइप्स है. वी हैव मैक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर. मैक्रोस्पोर इज हैविंग 4 फ्लैजिला एंड बिगर इन साइज कंपेयर टू द माइक्रोस्पोर्स. माइक्रोस्पोर्स में वी हैव 2 बाइफ्लैजिलेटेड देखने को मिलेंगे एंड क्वाड्राफ्लैजिलेटेड भी देखने को मिलेंगे. दूसरे टाइप के जो स्पोर्स है दोज आर हाइप्नोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स एंड एकाइनीट. ठीक है, डन. ओके, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख लेते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं so the Elothrix shows haplontic life cycle because most of the time the algae is in the haploid stage. Most of the time algae is in haploid state. ठीक है, so it follows haplontic life cycle. It follows haplontic life cycle. ठीक है, और haplontic life cycle अगर है तो उसमें जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉयड होता है और फिर जाइगोट के अंदर मियोसिस होता है. अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखो तो सेम पैटर्न में यहाँ पे बता रहा हूँ. ठीक है, तो मैं मेंशन करूंगा मियोसिस takes place in zygote. ठीक है, तो such kind of meiosis is known as
जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और जो डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट जाइगोट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट जाइगोट डेवलपमेंट। ठीक है। और जो टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दैट इज आइसोगेमस टाइप। आइसोगेमस, अब आपको पता है कि आइसोगेमस क्या होता है। द टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइसोगेमस टाइप। ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आगे इज इन हैप्लॉइड स्टेट, हैप्लॉइड स्टेट में है इसलिए क्या नाम दे रखा है इसे, कौन सी लाइफ साइकिल ये फॉलो करेगा? सो इट फॉलोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम द प्लांट इज इन हैप्लॉइड स्टेट, सिर्फ जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है। तो जाइगोट अगर डिप्लॉयड है तो जाइगोट के अंदर फिर क्या होगा? मियोसिस होगा। तो वही चीज आपको देखने को मिलेगी दैट मियोसिस टेक्स प्लेस इन जाइगोट। तो उस टाइप के मियोसिस को क्या कहा जाता है? जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक है। एंड जाइगोट जो है वो डायरेक्टली यूलोथ्रिक्स का फॉर्मेशन नहीं करता है। देयर इज अनदर स्ट्रक्चर बीइंग फॉर्म बिटवीन द यूलोथ्रिक्स एंड द जाइगोट। जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ मियोजूस्पोर्स। ठीक है। तो यहां पे भी क्या बनेगा? मियोजूस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और फिर जाके यूलोथ्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। इसीलिए दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्ट जाइगोट डेवलपमेंट। ठीक है। और दोनों जो गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट द फीमेल गैमेट्स आर गोइंग टू बी सेम इन साइज। इसलिए क्या टर्म यूज करेंगे आप? आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सिंपल एंड इजी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। ठीक है। डन विद द यूलोथ्रिक्स, नाउ वी आर मूविंग टू द ब्रायोफाइट्स। सो ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें, ब्रायोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर्स। अगर देखें सो the bryophytes are termed as the amphibians of plant kingdom. That doesn't mean they stay in the water and the land as well. The gametes they require water. ठीक है। जो गैमेट होता है ब्रायोफाइट का उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट इज द रीजन दे आर टर्म्ड एज द ब्रायोफाइट्स, सॉरी एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। They are termed as amphibians of plant kingdom. They are termed as the amphibians of plant kingdom. The term bryophyte was coined by Brown. Was coined by Brown. Study of bryophytes is known as bryology. Bryophytes is known as bryology. ठीक है। And the father of bryology is Hedwig. Father of biology is Hedwig.
ठीक है। अगर देखें इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें, द इंडियन फादर ऑफ ब्रायोलॉजी अगर देखें, दिस इज ब्रायोलॉजी, सो दैट इज शिवराम कश्यप, फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, that is शिवराम कश्यप। ठीक है। सो अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें द फादर ऑफ ब्रायोलॉजी दैट इज हेडविग, अगर आप इंडिया लेवल पे देखें द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी सो दैट इज शिवराम कश्यप। ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, और मैं यहां लिख देता हूं अगर हैबिटेट देखें दैट इज डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेस। ब्रायोफाइट्स का अगर हैबिटेट देखें सो दैट इज डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडी प्लेस। Damp, humid and shaded place, वहीं पे आपको ब्रायोफाइट्स देखने को मिलेंगे। सो इट शुड बी डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड प्लेस। ठीक है। जो एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स है, normally they do not grow in water, but there are some varieties of bryophytes that grow in water. Those are termed as aquatic bryophytes, but they are the ones which are the primitive bryophytes. सबसे primitive bryophytes जो है initial bryophytes, those are the aquatic bryophytes. तो मैं लिख देता हूँ aquatic bryophytes are प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अगर एग्जांपल देखें प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स का या फिर एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स का, सो वी हैव रिसिया फ्लूइटांस, that is one of the example, and then there is Fontinalis. ठीक है। सो दिस आर द टू एग्जांपल्स ऑफ प्रिमिटिव या फिर एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ब्रायोफाइट्स आर नॉट एक्वेटिक, बट सम ऑफ द ब्रायोफाइट्स, द वंस ऑफ द इनिशियल टाइम पीरियड आर एक्वेटिक, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, दैट टर्म्ड एज द प्रिमिटिव ब्रायोफाइट्स। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिए। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बट देयर आर सम ब्रायोफाइट्स दैट आर सैप्रोफाइटिक। सो यहां पे लिखते हैं मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर autotrophic. Most of the bryophytes are autotrophic, but there are some bryophytes which are saprophytic. That means they depend for food on dead and decaying organism. ठीक है। नॉर्मली मशरूम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सैप्रोफाइट्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं आगे बता रहा हूँ ओके, यहाँ पे मैं ब्रायोफाइट्स बता रहा हूँ जो क्या है, जो फोटोसिंथेटिक भी है, बट देयर आर सम ऑफ देम व्हिच आर गोइंग टू बी सैप्रोफाइटिक। यहाँ पे अपन मेंशन कर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर ऑटोट्रॉफिक, बट देयर आर सम ब्रायोफाइट्स व्हिच आर सैप्रोफाइटिक। तो अगर एग्जांपल देखें, सो वी हैव
बॉक्सबोमिया, ठीक है, बॉक्सबोमिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल. इट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट. ओके, बॉक्सबोमिया. Then there is Cryptothalus. ठीक है, so these are two examples of bryophytes which are saprophytes. ये आपको याद रखना पड़ेगा. This is very important because bryophytes are plants and plants are normally autotrophic, but we have some examples, Boxbonia and Cryptothalus, which are saprophytic. ठीक है, some of the bryophytes are also epiphytic. Epiphytes का मतलब क्या है, so यहाँ लिख लेते हैं. I'll rub this. Some of the bryophytes are epiphytic. Now what is epiphytic? Okay, epiphytic मतलब पैरासाइटिक जैसा लगता है, बट इट्स नॉट पैरासिटिक. पैरासिटिक में जो प्लांट होता है वो टोटली डिपेंड होता है दूसरे प्लांट पे. एपिफाइटिक का मतलब क्या होता है कि पार्शियली डिपेंडेंट. पार्शियली डिपेंडेंट ऑन अदर प्लांट. या फिर टू बी मोर स्पेसिफिक में लिखूं तो आई मेंशन इट शेयरिंग स्पेस, ठीक है, और हैबिटेट. शेयरिंग स्पेस या फिर हैबिटेट विथ अदर प्लांट. ठीक है, so those are termed as epiphytes. So bryophytes maybe there are some which share their space or their habitat with the other plant. ठीक है, तो एपिफाइटिक ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें so that is Frulenia. ठीक है, Frulenia. So Frulenia is an example. Frulenia is an example of a bryophyte which is epiphytic in nature. That is, it shares the space or habitat with the other plant. यहाँ पे मैंने आपको bryophytes बताया जो saprophytic है, Boxbomia and Cryptothalus. ठीक है, now bryophyte की plant body अगर देखें ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी अगर देखते हैं so the plant body is gametophytic as well as sporophytic. The plant body is gametophytic as well as it is sporophytic. Gametophytic जो होता है phase that is haploid phase, और जो sporophytic body होती है वो क्या होती है, 2n होती है, that is diploid होती है. ठीक है, तो जब गैमेटोफिटिक फेज से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो गैमेट तो रहेंगे n, हमेशा n ही रहते हैं. तो यहां पे n है, यहां पे भी n है, मतलब इट कैन नॉट बी मियोसिस, इट इज सपोज टू बी माइटोसिस. तो जब गैमेटोफिटिक फेज जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगा तो गैमेट्स बनने के लिए जो प्रोसेस होगा दैट इज गोइंग टू बी माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन. बट जब स्पोरोफिटिक फेज माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा और
मियोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा. द मियोस्पोर इज ऑल्सो सपोज टू बी हैप्लॉइड. तो डिविजन कौन सा होगा? इट इज सपोज टू बी मियोसिस. कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा. ठीक है. तो जो हैप्लॉइड है गैमेटोफिटिक फेज, वो जब गैमेट्स बनाता है तो माइटोसिस होगा. और जो स्पोरोफिटिक फेज है, जो स्पोर्स बनाता है, मियोस्पोर्स बनाता है, तो बिकॉज स्पोरोफिटिक फेज इज डिप्लॉइड, तो स्पोर डिप्लॉइड नहीं हो सकता. इसलिए द स्पोरोफिटिक फेज हैज टू अंडरगो मियोसिस एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ मियोस्पोर. ठीक है. तो इन दोनों में से डोमिनेंट फेज कौन सा है? This is the dominant phase. The gametophytic phase is dominant phase. मतलब जो लाइफ साइकिल है ब्रायोफाइट्स की, that is going to be haplontic life cycle. कौन सी लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी? haplontic लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी. Because the main phase is haploid. ठीक है. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इज ऑब्जर्व्ड इन द ब्रायोफाइट्स. और जो स्पोरोफिटिक फेज होता है वो एक्चुअली इज डिपेंडेंट ऑन द डोमिनेंट फेज. इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स द is dependent on dominant phase. याद रखना आपको. The sporophytic phase in the bryophytes is dependent on the dominant phase. ठीक है. अब ब्रायोफाइट के पास ट्रू स्टेम या फिर रूट या फिर लीव्स एब्सेंट होते हैं. ट्रू स्टेम, रूट एंड लीव्स नहीं होते. ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स आर एब्सेंट. ठीक है. इनके पास ट्रू स्टेम नहीं होता है, ट्रू लीव्स नहीं होती है, ट्रू रूट्स नहीं होती है, ये सब चीजें एब्सेंट होती है. तो इसीलिए ब्रायोफाइट्स को रिप्लेस्ड अंडर अ कैटेगरी ऑफ नॉन कॉर्मोफाइट्स. दे आर टर्म्ड एज नॉन कॉर्मोफाइट्स. सो दे आर, so bryophytes are known as non cormophytes. They are termed as non cormophytes. ठीक है. तो यार स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, रूट्स नहीं है, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? तो ट्रू स्टेम नहीं है, ट्रू लीव्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है, बट उनके जैसा स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर सिमिलर टू ट्रू स्टेम, जैसे कि स्टेम से जो सिमिलर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉलॉइड. ठीक है. दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज सिमिलर टू स्टेम. मतलब ये स्टेम नहीं है बट स्टेम के जैसे काम करेगा. कोलॉइड. ठीक है. जो किसके पास प्रेजेंट है? ब्रायोफाइट्स के पास प्रेजेंट है. ठीक है. स्टेम नहीं है, ट्रू स्टेम नहीं है, बट स्टेम की तरह काम करने वाला स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है कोलॉइड. देन देयर इज राइजोइड्स. And there is rhizoids. ठीक है. Rhizoids is similar to the roots. It is similar to roots.
एंड लीव्स जैसा जो स्ट्रक्चर है दैट इज फाइलॉइड. दैट इज फाइलॉइड. ठीक है, तो ट्रू लीव्स नहीं है बट लीव्स के जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज फाइलॉइड. ट्रू रूट्स नहीं है बट रूट्स के जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज राइजोइड्स. एंड ट्रू स्टेम नहीं है पर स्टेम के जैसा स्ट्रक्चर दैट इज कोलोइड. ठीक है, सो कोलोइड, राइजोइड्स, आई एम सॉरी, उल्टा कर, दिस इज फाइलॉइड सिमिलर टू लीव्स. ठीक है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स है डिकोलोइड है, ये सब किसके पास प्रेजेंट है? दिस आर प्रेजेंट विद दी ब्रायोफाइट्स. ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स के पास कोलोइड है जो स्टेम का काम करेगा, राइजोइड्स है जो रूट्स का काम करेगा, और फाइलॉइड है जो लीव्स का काम करेगा. ठीक है, बिकॉज ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है इसलिए वी टर्म देम एज नॉन कॉर्डमोफाइट्स. तो कौन से बेसिस पे ट्रू स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, कौन से बेसिस पे स्टेम को ट्रू स्टेम कहा जाएगा, लीव्स को ट्रू लीव्स कहा जाएगा एंड रूट्स को ट्रू रूट्स कहा जाएगा? सो द बेसिस आर on what basis true stem, true leaves and true roots कहा जाएगा? तो first is true stem, root and leaves must have vascular tissue. True leaves, roots and stem must have vascular tissue. मतलब जो ब्रायोफाइट्स है उनके पास वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, मैं लिखता हूं इन ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट. ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, दूसरी चीज, they should have ये जो लीव्स है, रूट्स है, स्टेम है, they should be present on the sporophytic body of the plant. अच्छा, यहां पे मैंने लिखा कि इन ब्रायोफाइट्स वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट, जाइलम एंड फ्लोएम इज एब्सेंट. वेस्कुलर टिश्यू इज जाइलम एंड फ्लोएम. तो इस टाइप के प्लांट जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, दे आर टर्म्ड एज नॉन ट्रैक्योफाइट्स. दे आर टर्म्ड एज नॉन ट्रैक्योफाइट्स या फिर दे आर टर्म्ड एज ए ट्रैक्योफाइट्स. आप नॉन ट्रैक्योफाइट्स भी बोल सकते हो या फिर ए ट्रैक्योफाइट्स भी बोल सकते हो. ठीक है, तो ट्रू लीव्स, रूट्स एंड स्टेम मस्ट हैव वेस्कुलर टिश्यू. वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है, तो वी टर्म दी ब्रायोफाइट्स एज नॉन ट्रैक्योफाइट्स या फिर ए ट्रैक्योफाइट्स. एक और चीज है, लीव्स, रूट्स एंड स्टेम should be present on the sporophytic body of the plant. Must be present on sporophytic body of plant. अगर प्रेजेंट है तभी दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ट्रू रूट, ट्रू लीव्स एंड ट्रू स्टेम. ठीक है, सिंपल एंड इजी.
नाउ ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर देखें तो जैसे मैंने आगे लिखा था, fragmentation is very common for vegetative reproduction. So there is fragmentation है जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेगा इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स. देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबर्स, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बड्स. ठीक है. देन देयर इज ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ एडवेंटिशियस ब्रांचेस. There is formation of adventitious branches and there is formation of a structure known as gamete. There is formation of the structure known as gamete. Now adventitious branches का मतलब क्या होता है? जो प्लांट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, वन इज द स्टेम, अनदर इज द रूट. अगर स्टेम से ब्रांचेस नहीं ग्रो करती और कोई दूसरे पार्ट से ग्रो करती है, इफ द ब्रांचेस डेवलप फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट द स्टेम, तो उन ब्रांचेस को कहा जाता है एडवेंटिशियस ब्रांचेस. क्या कहा जाता है? एडवेंटिशियस ब्रांच. जैसे कि आप बेनियन ट्री अगर देखें तो बेनियन ट्री में जो ब्रांचेस का फॉर्मेशन होता है, सॉरी जो रूट्स का फॉर्मेशन होता है वो ब्रांचेस से होता है. और नॉर्मली अ रूट इज सपोज टू बी ग्रोइंग फ्रॉम विच पार्ट? ओके, वो तो नीचे की तरफ होना चाहिए. आपको पता होगा देयर आर टू पार्ट्स प्लांट के अंदर आपको देखने को मिलेगा. ठीक है. तो रूट्स आर नॉट सपोज टू ग्रो फ्रॉम द ब्रांच. सो इफ दे ग्रो फ्रॉम द ब्रांच द रूट्स आर गोइंग टू बी टर्म्ड एज adventitious. ठीक है. तो यहां पे मैंने लिखा adventitious branches. So this is in the vegetative reproduction. अगर asexual reproduction की बात करें, so asexual reproduction में in case of bryophytes there is mitospores absent. माइटोस्पोर्स एब्सेंट है. और ये माइटोस्पोर एब्सेंट सिर्फ ब्रायोफाइट्स में नहीं है, दे आर एब्सेंट इन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. ठीक है. उनमें भी एब्सेंट है. क्या? माइटोस्पोर एब्सेंट है. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज कौन से टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? oogamous टाइप. ठीक है. oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ठीक है. जो सेक्स ऑर्गन्स है वो मल्टी सेल्यूलर है. सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड. ठीक है. सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेल्युलर एंड जैकेटेड. ठीक है. अगर सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज एन्थ्रीडियम. जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है? एन्थ्रीडियम कहा जाता है. एक सेकंड. एंड द फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज नोन एज आर्चिगोनियम.
that is known as archegonium. ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आर्चिगोनियम का जो फॉर्मेशन है वो ब्रायोफाइट्स में देखने को मिला था. तो मैं लिखता हूं फर्स्ट टाइम फॉर्म्ड इन ब्रायोफाइट्स. आर्चिगोनियम was first time formed in ब्रायोफाइट्स. ठीक है, आर्चिगोनियम जो स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम हुआ था ओके इन दी ब्रायोफाइट्स, एंड दैट इज द रीजन द ब्रायोफाइट्स आर टर्म्ड एज आर्चिगोनिएट्स. इसीलिए ब्रायोफाइट्स का दूसरा नाम क्या है? They can be termed as archegoniates. क्यों archegoniates? क्योंकि फर्स्ट टाइम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है आर्चिगोनियम, उसका फॉर्मेशन ब्रायोफाइट्स में हुआ था. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं archegoniates. ठीक है, सिंपल एंड इजी. तो आप याद रखिए अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम जो आर्चिगोनियम वाला स्ट्रक्चर दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसका फॉर्मेशन कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स में हुआ था? तो ब्रायोफाइट्स में हुआ था. इसलिए ब्रायोफाइट्स को क्या कहा जाता है? आर्चिगोनिएट्स भी कहा जाता है. ठीक है, सो आई होप थिंग्स आर क्लियर. ठीक है, काफी सिंपल मैंने आपको बातें बता रखी है. तो गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली, मेक नोट्स प्रॉपर्ली. इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज. ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो ठीक से सुनना और ठीक से नोट्स बनाना. इफ यू हैव एनी डाउट्स ड्रॉप मी अ मैसेज, आई विल कॉल यू बैक and we'll try to solve the doubts. Thank you so much.